आज बात करते हैं यूपीएस का। उसके बाद एक यूपीएस क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या था, फिर न्यू पेंशन स्कीम क्या था, और 25 साल तक करने वाले को मिलेगा पेंशन। लागू डेट 1 अप्रैल 2025। सारी बात जानकारी के लिए चलते हैं क्लास पे। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यूपीएस क्या है। तो यूपीएस है तो इसके बारे में यूनिफाइड पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। तो इसका जब इससे पहले क्या चल रहा था, इससे पहले ओपीएस चल रहा था। इससे पहले क्या चल रहा था, ओपीएस। तो 2003 तक जो सरकारी कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा था ओपीएस था, ओपीएस लागू था। और 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार में न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया, एनपीएस। एनपीएस है जो 2023 तक चला, 2023 यानी 24 तक चलेगा, 25 में लागू होगा यूपीएस। ठीक, 2024 तक चला। मोदी सरकार अप्रैल 2023 के टीवी सोमनाथ अगुवाई में इसके लिए सवाल, एनपीएस के लिए जब सवाल उठ रहा था तो मोदी सरकार प्रदर्शन हो रहे थे कि ओल्ड पेंशन लागू करे। तो मोदी सरकार क्या किया, सोमनाथ की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। कमेटी का हर राज्य का वित्तीय सचिव, नेताओं और सैकड़ों कर्मचारियों का यूनियन के साथ चर्चा की और कमेटियों को न्यू पेंशन स्कीम के बदलाव के लिए कुछ प्रावधान किया। बदलाव क्या था, 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस मंजूरी दे दिया गया। इसे अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। देखिए, आपको 24 अगस्त से यह मंजूरी दी गया है कि अब यूपीएस थ्रू पेंशन मिलेगा। लेकिन लागू कब से होगा, 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा। यानी 1 अप्रैल 2001 माने 30 मार्च 2025 तक आपका न्यू पेंशन जो बीजेपी न्यू पेंशन योजना था उसके थ्रू पेंशन मिलेगा। और उसके बाद यूपीएस मंजूरी देगा तो जो 1 अप्रैल 2025 के यूपीएस लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कैबिनेट मंत्री सचिव टीवी सोमनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग इसे अप्रूवल कर दिया गया यूपीएस का। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि कर्मचारियों के पास अब यूपीएस और एनपीएस में कोई भी पेंशन स्कीम माने अब देखिए, कर्मचारी के पास उसके पास ऑप्शन रहेगा, आप यूपीएस थ्रू पेंशन लीजिएगा कि एनपीएस के थ्रू पेंशन लीजिएगा। और इसके ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो यूपीएस लागू कर सकता है। और एक चीज़ और, राज्य सरकार में सबसे पहले यूपीएस लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया, तो महाराष्ट्र लागू कर दिया गया, तो महाराष्ट्र भी बन गया है। अब सवाल दूसरा क्या है, यूनिफाइड पेंशन में नया क्या है। तो उसमें नया, यूनिफाइड पेंशन में नया क्या है, तो सरकार की यूनिफाइड पेंशन 5 बड़ी खूबियां गिनाई हैं, जिसमें से आपको बताते हैं। पहला, आखिरी साल का औसत जो सैलरी जैसे आखिरी साल का और एवरेज सैलरी रहेगा आपको, जैसे अभी आपको 50,000 मिल रहा है, 50,000 इस साल में, और तो इसका 50% आपको मिलेगा। और हाँ, उसके बाद कि आखिरी 12 महीने बेसिक पे औसत 50% पेंशन दिया जाएगा। यदि आपको अभी आखिरी 50,000 मिलता है और उसमें आपको 50% पेंशन मिलेगा। लेकिन एवरेज 12 महीना, अगर आपको 50,000 रुपया अभी 50,000 मिला, मैंने अभी जैसे चल रहा है आपका इस साल का अभी हाफ चल रहा है, तो अगर उस साल में आपको 4,000 बढ़ गया, मान के 54,000 हो गया, तो अगर 54,000 अभी 6वें महीना हुआ, अब आप 25 साल नौकरी कर चुके, रिटायर हो गए, तो 54,000 को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एवरेज सैलरी 12 महीना अब तक आपको 54,000 नहीं मिला, आपको 50,000 मिला एवरेज सैलरी जो बार। यही अगर 54 जो है ना, 54 पूरा 12 महीना कर देगा तो आपको इसका 50% मिलेगा। जैसे मैं आपको बताते हैं, अभी 1 जनवरी 2024 से मान के चलिए, इससे पहले आपका 50,000, 2023 में आपका 50,000 था, 1 जनवरी जैसे ही आपका आया 54,000 हो गया। और
और अभी आप रिटायर हो गए और 54,000 1 जनवरी से हुआ, तो अभी कम चल रहा, अभी जैसे छठा महीना चल रहा है, तो आपको 6वें महीना हुआ ना, तो एवरेज यहाँ 12 महीना का दिया गया, तो 54,000 का आप सैलरी नहीं मिलेगा आपको, एवरेज कहाँ था 85,000, तो इसको आपको 50% मिलेगा। और इसमें देखिए कर्मचारी को 50% बेसिक पे मिलता, उसी का आपको देखिए रिटायरमेंट 25,000 मिलेगा, ये तो बता दिए। पर हाँ, अब ये कब मिलेगा, 25 साल से कम नौकरी अनुपात पेंशन मिलेगा। अगर 25 साल से आप कम नौकरी में किए हैं तो उसके अनुपात में आपको पेंशन मिलेगा। 25 साल से ज़्यादा किए तो आपको 50% उन्हें मिलेगा। जिनको नौकरी करते हुए 25 से ज़्यादा साल हो गए, जो 25 साल से ज़्यादा नौकरी किए और 10 साल से ज़्यादा सर्विस होने से अनुपात पेंशन कम मिलेगा। नहीं 10 साल 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा, उस रेशियो घटते जाएगा। जैसे में 10 साल से ज़्यादा नौकरी करने वालों को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जैसे 10 आप किए 10-15 साल किए तो आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेंगे। लेकिन यहाँ क्या कर, जैसे 25 साल से कम नौकरी करने वाला उसकी बेसिक पेंशन भले कितनों कम हो, जो 25 साल से कम नौकरी किया है और उसको आपको 25 साल से कम नौकरी किया, भले उसका पेंशन बेसिक वेतन कितना भी हो, लेकिन उसका जो कम से कम 10,000 रुपया आपको मिलेगा, उसका सैलरी कितना मिलेगा 10,000। जैसे आप मान लिया जाए कि 12 साल की सर्विस के बाद किसी वजह से रिटायरमेंट ले लिया, तो उसका बेसिक पे 20,000 रुपया कम हो जाएगा। 20,000 रुपया से कम है, सॉरी, उसका अगर 12 साल में आप रिटायर ले लिया और 20,000 रुपया से आपका बेसिक सैलरी कम है, तो आपको 10,000 पेंशन मिलेगी। नहीं कर 20,000 से कम 18,000 है तो 18,000 का आपका 9,000 मिलेगा, नहीं आपको 10,000 मिलेगा। इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी जोड़ा जाएगा और अश्विन वैष्णव के अनुसार महंगाई जोड़ने पर उसे 15,000 तक बैठ जाएगा ना, 15,000 तक उसका पेंशन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है फैमिली राशन, फैमिली पेंशन कितना हो जाएगा 60। अगर रिटायर हो गया और किसी वजह से ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन रिलीफ मिलेगा, यानी अगर मर गया, मौत हो गया, तो आपका फैमिली का कितना, उसका 60% मिलेगा। कितना 60% मिलेगा आपको फैमिली को। इससे पहले DRS अलाउंस यानी DA करते थे, वो भी मिलेगा। और DRS AICPI भी ऑल इंडिया कंज्यूमर और प्राइवेट इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अनुसार मिलेगा। अब पाँचवा पेंशन लमसम कितना होगा, यानी अमाउंट सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरे करने पर उनकी महीने की सैलरी 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट को बतौर देगी। इसमें समझिए कि अगर किसी कर्मचारी को 10 साल में 3 महीने नौकरी 10 साल 3 महीने नौकरी किया और 10 साल का सैलरी और DA का साथ 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। अब देखिए उसमें क्वेश्चन क्या था दूसरा, क्या केंद्रीय मंत्री राज की सभा के कर्मचारी को दायरे में आएंगे, तो हाँ देखिए EPS सभी कर्मचारियों जो है कर्मचारियों के लिए इन जो कर्मचारी है उसकी संख्या करीब 23 लाख है। कितना 23 लाख है, जो भविष्य में राज्य चाहे तो उसे प्रावधान कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, जिसमें महाराष्ट्र लागू कर चुका है। और उससे अगर लागू करेगा तो टोटल हो जाएगा 90 लाख कर्मचारी हो जाएगा। कितना 90 लाख कर्मचारी हो जाएगा। और केंद्रीय कर्मचारी इससे अपने बाध्य नहीं है, अगर वो चाहें तो EPS तहत उन्हें केंद्र सरकार इसके लिए बात नहीं करेगा, लेकिन लागू करना चाहे EPS तो लागू कर सकता है, नहीं तो नहीं लागू कर सकता। NPS के तहत अपनी पेंशन लेते रह सकते हैं। देखिए अब चौथा सवाल क्या, NPS ऐसी क्या खामियां था जिसके लंबे वक्त से विरोध चल रहा था। तो इसमें क्या था, इसमें जो लंबे वक्त से विरोध चल रहा था, तो सरकार की खजाने के कर्मचारी एक तय पेंशन भुगतान करती थी, इसलिए कर्मचारियों के लिए सुरक्षा पेंशन स्कीम माना जाता था। कर्मचारियों इसे बुढ़ापे की लाठी समझते थे। कर्मचारी है जो इसे बुढ़ापे की लाठी समझते थे। तो बीजेपी सरकार ने इसे खर्च का बोझ काम करने के लिए 1 जनवरी 2004 को NPS योजना लागू कर दी, लेकिन इसका बड़ी पैमाने में विरोध हुआ। NPS विरोध करने वाले को कर्मचारियों तर्क दिया, NPS के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होता है। NPS के तहत जो इसका पेंशन कैसे होता है, शेयर मार्केट पर निर्भर करता है। शेयर मार्केट पेंशन के हिस्सा निवेश करने का फायदा नहीं हुआ तो पेंशन कम हो जाएगी, और साथ ही NPS के तहत कर्मचारियों के सैलरी पैसा कटवाना पड़ रहा है। जबकि OPS ओल्ड पेंशन स्कीम बिना पैसा कटे हुए या मुफ्त रकम पेंशन मिल जाता था। जो OPS जो था पहले लागू 2003 तक
उसके बिना कटे उसका सारा पेंशन है जो मिल जाता था। देखिए ओपीएस लागू करने के हंगामा चल रहा था, जिसमें हरियाणा लागू कर दिया था। ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन फर्क क्या है, वजह यूनिफाइड पेंशन लाना पड़ा, जिसके वजह से यूनिफाइड पेंशन लाना पड़ा। तो ओपीएस परिभाषित में इसमें है जो एनपीएस परिभाषित, दोनों में जो है पेंशन उसमें क्या कहते हैं, डीसीपीएस कहा जाता है इसको। इससे बात इसमें जो अंतर है दोनों को बता देते हैं। एनपीएस इन्वेस्टमेंट प्लान है, एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे सरकारी कर्मचारी को पेंशन के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह शुरू किया जाता है। कहा गया है कि निवेश के चलते कर्मचारियों को पेंशन रकम कुछ पैसे बढ़ाकर भी मिला सकता है। एनपीएस के तहत कर्मचारियों कई बैंक, वित्तीय संस्था, प्राइवेट कंपनी जिसके जरिए आप समझ सकते हैं आईसीआईसी, एसबीआई, एचडीएफसी जैसी बैंकों, एलआईसी, 9 पेंशन फंड मैनेजर्स या स्कीम प्राइवेट करते हैं, जिसमें अब हाई रिस्क के बावजूद इन स्कीम में निवेश पर 15% तक रिटर्न मिलता है। इस जो स्कीम है इसमें एनपीएस में 15% तक रिटर्न मिलता है, जबकि घाटा होने पर इसे नुकसान भी सहना पड़ता था। एनपीएस में घाटा होने पर नुकसान भी सहना पड़ता, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी 10% कट जाता था। सरकार कर्मचारी की सैलरी 14% अपने हिस्से, और इसमें था कि सरकार ने 14% हिस्से कर्मचारी के सैलरी से हिस्से अपने पास रखते थे और फंड में जमा करते थे, जिसमें इस फंड का एक हिस्सा कर्मचारी किसी भी समय निकल सकता था। अगर फंड का 60% तक पैसा निकल जाए तो कोई टैक्स नहीं लगता था। बाकी 40% इन्यूटी सालाना पैसा निवेश करने का प्लान, जिसमें निवेश कर दिया जाता था। चूँकि ये रकम निवेश के शेयर मार्केट में रहा है, निवेश और शेयर हो रहा है, इसलिए यह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब जैसे 40% रकम घटाव बढ़ाव के बाद फंड के बीच कुल रकम रिटायरमेंट के बाद नियमित आय तौर पर उसे कर्मचारियों को मिलती रहती है। मतलब है कि रकम कर्मचारियों के हर महीने एक पेंशन बंध जाती है। ओपीएस के तहत एनपीएस के उल्टा ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन के पास से कोई रकम नहीं ली। ओपीएस में क्या था, जो इसमें है जो कर्मचारी के पास कोई पैसा नहीं लिया जाता था। इसमें कर्मचारियों की खजाने से अपनी आखिरी सैलरी 50% है जो बतौर पेंशन मिलता था। साथ ही सरकार का 6 महीने के कर्मचारी महंगाई भत्ता देती थी और एनपीएस के तहत ये बंद कर दिया गया था। ओपीएस तहत जनरल प्राइवेट फंड जीपीएफ भी मिलता था, जिससे ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये की थी, लेकिन सरकार इससे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। तो ओपीएस के तहत कुछ कर्मचारियों 12% को पेंशन लाभ मिलता था और बाकी को 88% कर्मचारियों कवरेज से बाहर था। जिसमें से 88% बाहर था, इसमें 12% ही कर्मचारियों को लाभ मिलता था। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें एनपीएस जो बात शामिल किया है, तो कौन सा है। एनपीएस के 3 नियम है जो यूपीएस भी शामिल रहेंगे, जिसमें अब तक पेंशन देने के लिए कर्मचारियों की सैलरी 10% पैसा कटते थे। ओपीएस के कर्मचारी के अभी भी 10% कटेंगे, वो कटते रहेंगे हर 3 साल पर समीक्षा करके सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बदलाव भी कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों में 10% हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं होगी। वो जो अपनी ही से जमा करेंगे सरकार, उसमें बदलाव हो सकता है। मेडिकल रिवर्समेंट एरिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। दोनों फायदे एनपीएस के तहत भी उसी तरह दिए जा रहे हैं जिस तरह ओपीएस में दिए जाते थे। ओपीएस 2 नियम और ईपीएस के 2 नियम भी शामिल रहेंगे, जैसे हर महीने पेंशन 50% रकम बतौर पेंशन हर महीने देने की बात कही गई है, और ओपीएस की तरह भी इसी तरह था, उसमें भी 50% दिया जाता था। ग्रेच्युटी और जनरल प्राइवेट को फंड ईपीएस से अलग कोई घोषणा नहीं की गई, बल्कि इसमें कहा गया है कि 6 महीने के सर्विस होने पर कुल सैलरी और डीए 10% जोड़कर आखिरी लम्प सम अकाउंट में दिया जाएगा, जिसमें ग्रेच्युटी को लम्प सम अकाउंट कहा जाता है। तीसरा बात इसमें क्या है, इसमें सरकार को पेंशन कर्मचारी को वेतन के लिए 14% पैसे अपने पास से देती थी, जो अब सरकार को अपने 14% हिस्सेदारी बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। एनपीएस कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद घर वाले को कोई पैसा नहीं मिलता था। यूपीएस के तहत घर वाले को अब 60% मिलेगा। साथ ही यह जो सर्विस कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये तय कर दिए गए, ये तो आपको बता चुके हैं।
यूनिफाइड स्कीम सरकार कितना बोझ पड़ेगा, तो डॉक्टर सोमनाथ ने बताया कि कर्मचारियों को पैसा देने के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूरी दी गई। इसके लिए सालाना पैसा मंजूर किया जाएगा। फिलहाल साल का 2024 से 25 के लिए सरकार का 6,250 करोड़ रुपये का मंजूरी दिया गया, 6,250 करोड़ की मंजूरी दी, और यह खर्च आगे हर साल भी बदल भी सकता है। ये सब सारी सवालें हैं, लेकिन अब जो ईपीएस कैसे लागू हुआ, ये एनपीएस क्या था, ओपीएस क्या था, ये सारी अगर जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। वाचिंग फॉर थैंक यू।